मैं आज बात करना चाहता हूँ कि आधुनिक विज्ञान जो यूरोप में विकसित हुआ वो कितनी कठिन परिस्थिति में विकसित हुआ, इसकी कल्पना शायद आज करना मुश्किल है। आप 16वीं शताब्दी के शुरुआत में जब गैलीलियो का प्रादुर्भाव होता है, दो साइंटिस्ट आप समझ सकते हैं, गैलीलियो और टिको ब्राहे। गैलीलियो इटली के थे और टिको ब्राहे डेनिश एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने ऐसी नींव रख दी कि फिर उसको फॉलो करके फिजिक्स का विकास हुआ। और आप ये कल्पना कीजिए, 1542-43 की बात है, जब भारत में मुगलिया जुल्म का दौर था। पानीपत की पहली लड़ाई खत्म हुई थी, बाबर का शासन पंजाब और उत्तर भारत के छोटे से हिस्से में था, हालांकि उसकी राजधानी अफगानिस्तान ही थी। उस दौर में यूरोप में चर्च की जो स्थिति थी वो इससे भी भयावह थी। अगर कोई चर्च के मत से हटता तो उसे जिंदा जला दिया जाता, खोट लगा करके सजा दी जाती थी। अगर कोई क्रिश्चियनिटी के मान्यताओं पर सवाल करता तो उसे टॉर्चर करके मारा जाता, जिसको इंक्विजिशन कहते हैं। उस दौर में आप इमेजिन कीजिए, एक वैज्ञानिक पैदा हुए, गैलीलियो गैलीली, उनके बारे में हम सब जानते हैं। वो मूलतः चर्च के पादरी थे, लेकिन दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। और इसी वजह से उनके ऑब्जर्वेशन जो क्रिश्चियनिटी के मान्यताओं के विरुद्ध थी, उसके लिए उसे सजाए मौत दी गई। लेकिन गैलीलियो के साथी भी चूंकि चर्च में ही ऑफिसर थे, तो उन्होंने गैलीलियो को समझाया कि माफ़ी मांग लो, और गैलीलियो ने फिर माफ़ी मांगा तो उनकी सजा मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। लेकिन उन्होंने माफ़ीनामा के नीचे ये लिखा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। अब यूरोप का माइंड और भारत के माइंड में यही, मैं जो भारत का माइंड सावरकर के माफ़ी को लेकर या दूसरे क्रांतिकारियों के ऐसे मजबूरी में दिए गए कथन को लेकर भूल पीटता रहता है। यूरोप ने गैलीलियो के माफ़ी को आधार नहीं बनाया, उसने गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन को आधार बनाया। और उस समय जो भी व्यक्ति होता था, उसका काम होता था कि चर्च के मान्यताओं को बढ़ावा देना। गैलीलियो पहले बेहद सफल लेकिन प्रताड़ित विद्रोही थे। उनके काम को यूरोप के फिलोसोफर ने अडॉप्ट किया, और इसकी वजह से यूरोप में क्वेश्चन पूछने की परंपरा विकसित हुई। ठीक उसी समय अब बात करें टिको ब्राहे, जो कि एक डेनिश एस्ट्रोनॉमर थे। उनका कालखंड था 1546 से 1601 ईस्वी के बीच में, और न्यूटन 1650 ईस्वी के आसपास अपना कार्य कर रहे होते हैं। आप कल्पना कीजिए, 1601 ईस्वी में टिको ब्राहे का निधन हो चुका था, लेकिन उन्होंने एक ऑब्जर्व किया था कि हर प्लैनेट जो है वो वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। और जब न्यूटन आज के संदर्भ में 11वीं क्लास में थे, जिसको उस समय इंटरमीडिएट ऑफ साइंस कहते थे, वो कैम्ब्रिज में तब प्लेग फैला, तो वो सारे ओरिजिनल वर्क को, कैम्ब्रिज की लाइब्रेरी बड़ी धनी थी, आज भी बहुत अच्छी है, उन्होंने टिको ब्राहे के काम को भी अपने घर ले गए। और न्यूटन का पारिवारिक परिवेश ऐसा था, थोड़ा उसकी जानकारी अच्छी रहेगी। न्यूटन की माँ एक पादरी से शादी करती है, दूसरी शादी, और न्यूटन घर में अकेले होते हैं, और न्यूटन को भी पादरी बनना होता है, चर्च ऑफिसर बनना होता है, क्योंकि उस समय सबसे प्रेस्टिजियस काम यही होता है। लेकिन न्यूटन का इन्वेस्टिगेशन बाइबल से हट के जब फिलोसोफर और थिंकर की ओर जाता है तो उसे ज्यादा आकर्षित करता है। और फिर न्यूटन टिको ब्राहे के काम को लेकर वो सोचते रहते हैं, और ये सच बात है कि जब सोच रहे थे तभी सेब गिरा। और तब न्यूटन के मन में सवाल आया, अगर टिको ब्राहे सही थे तो फिर ये पेड़ से गिरा हुआ फल चांद की ओर क्यों नहीं गया? चांद भी तो खींचता है। फिर वहां से उनका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का काम शुरू हुआ। और इमेजिन कीजिए
न्यूटन अपने घर में ही खुद काम करते थे, उनके लिए लैब कुछ नहीं थी। वो अपनी पढ़ाई को बुलवा के लैब बनवाते थे। वो कहते थे, उनको बिल्ली से बहुत प्रेम था, तो कहते थे कि बिल्ली के लिए ऐसा पार्टीशन बनाओ कि बिल्ली को मैं देखता भी रहूं और मैं अपना एक्सपेरिमेंट भी करता रहूं। और आप न्यूटन के एक्सपेरिमेंट रूम को देखेंगे, बड़ा रूम है लेकिन अधिकतर मैकेनिकल है, जो कि आज के दिन में हर कोई मिडिल क्लास फैमिली उसको अफोर्ड कर सकता है। तो न्यूटन ने जब लॉज ऑफ मोशन दिए, इनिशियली इसको कहा जा सकता है एक ही लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन उसका इलोंगेशन है। प्रिल्यूड है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको एक्शन रिएक्शन मोशन कहते हैं। एसेंशियली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ही ऑफशूट है। इससे पूरे यूरोप में क्रांति आ गई। अब आप देखिए, यूरोप चर्च के चंगुल में जकड़ा हुआ है। अभी फ्रांस की क्रांति नहीं हुई है, जब चर्च की पूरी शक्ति को डिसमेंटल कर दिया गया था फ्रांस में, और पादरियों को बेहिसाब मारा गया था बेरहमी से। हालांकि मैं जब डिटेल पढ़ता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फ्रांस के क्रांतिकारियों ने कहा कि जब तक हम इस धर्म के ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को खत्म नहीं करेंगे, हम नए की शुरुआत नहीं कर सकते। और उसके बाद नेपोलियन का उदय। नेपोलियन ने पूरे यूरोप को जीतकर चर्च के स्थान पर बिल्कुल आधुनिक व्यवस्था बना दी। चर्च के स्कूल की जगह मॉडर्न स्कूल, जिसको जिला स्कूल के रूप में अंग्रेजों ने विकसित किया है भारत में। म्युनिसिपैलिटी नेपोलियन का देन है। पहले टैक्स का कलेक्शन का काम चर्च किया करती थी। नेपोलियन ने आर्मी को चर्च के हाथ से खींच करके, यूनिवर्सल आर्मी जो आज आर्मी का स्वरूप, वो नेपोलियन का ही देन, सेक्युलर आर्मी। तो इन सब चीजों से यूरोप इस तरह बदल गया कि यूरोप का प्रादुर्भाव फिर इतना डोमिनेंट हो गया कि जब नेपोलियन ने इराक और ईरान पर हमला किया था, और तुर्की को भी बहुत आसानी से जीत लिया था, तो एक इराक के लेखक ने ऑब्जर्व करते हुए कहा था कि हमारे खिलौने फ्रांसीसियों के आगे, हमारे हथियार फ्रांसीसियों के आगे खिलौने की तरह लग रहे थे, उनमें कोई दम नहीं था। और उनके लड़ाके एक नए युग के लिए लड़ रहे थे, जबकि हम पुराने इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। और पूरी मुस्लिम आर्मी बुरी तरह से परास्त थी। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाएंगे समाज में, तो मॉडर्निटी का एक एसेंशियल एलिमेंट अपने समाज में देते हैं। हम ये यूरोप से सीख सकते हैं। थैंक यू।